नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रक्रिया में बाधा डालेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारी फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने के बजाय शेल्टर में रखा जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने नसबंदी किए गए कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ने पर सवाल उठाया। सुनवाई के दरमियान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि नसबंदी केवल संख्या रोकती है, रेबीज फैलाने की क्षमता नहीं। इस मामले में खंडपीठ ने कुछ निर्देश पारित किए हैं। पहला, दिल्ली सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुरंत डॉग शेल्टर बनाए और 8 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट दे। शुरुआती क्षमता 5000 कुत्तों की हो और इसे आगे बढ़ाया जाए। नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी निगरानी हो। दूसरा, सभी क्षेत्रों खासकर संवेदनशील इलाकों से कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू करें। तीसरा, पकड़े गए कुत्तों का रोजाना रिकॉर्ड रखा जाए और किसी को छोड़ा न जाए। चौथा, 1 सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन बनाए ताकि कुत्तों के काटने और रेबीज के सभी मामलों की सूचना दी जा सके। शिकायत प्राप्त होने के 4 घंटे के भीतर कुत्ते को उठाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बाधा डालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5वां, टीकों की उपलब्धता और स्टॉक की पूरी जानकारी दी जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। खबरों में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दा 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा कि क्या कोई जुडिशियल ऑफिसर जिसने पहले बार में 7 साल वकालत की है, बार वैकेंसी पर जिला जज नियुक्ति का हकदार है। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि जिला जज की नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी नियुक्ति के समय या आवेदन के समय या दोनों समय देखी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने रेफरेंस ऑर्डर पारित किया, जिसमें कहा गया कि ये मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 233 भाग 2 की व्याख्या से संबंधित है। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही केंद्र या राज्य की सेवा में नहीं है, उसे जिला जज के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग राज्यों के नियम अलग अलग हो सकते हैं और कई नियुक्तियों पर असर पड़ सकता है, इसलिए इस मुद्दे की स्पष्ट व्याख्या के लिए इसे संविधान पीठ को भेजा गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कैश मिलने के मामले की जांच के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाने की घोषणा की। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वासुदेव आचार्य शामिल हैं। ये फैसला जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा के 146 सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर के समक्ष इम्पीचमेंट मोशन प्रस्तुत किए जाने के बाद आया है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार किसी जज को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। बताते चले कि कार्रवाई शुरू करने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्पीकर इम्पीचमेंट के नोटिस को वेरीफाई करेंगे। यदि वो इसे स्वीकार करते हैं तो उन्हें चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की 3 मेंबर कमेटी का गठन करना होगा। कमेटी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत संचालित होगा। यदि कमेटी अपनी रिपोर्ट में आरोप को सही पाती है तो रिपोर्ट को डिस्कशन और वोटिंग के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जस्टिस वर्मा को इम्पीच करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत का जज को हटाने पर सहमत होना आवश्यक है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला 14 मार्च को उनकी सरकारी आवास में आग बुझाने के दौरान कैश मिलने से जुड़ा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और फाउंडेशन के अन्य सदस्यों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत असम पुलिस की ओर से दर्ज FIR में अंतरिम राहत प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में द वायर की ओर से प्रकाशित आर्टिकल इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स इंडियन डिफेंस अटैच, इसके संबंध में मोरीगांव पुलिस ने 11 जुलाई को FIR दर्ज की थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, ये एक ट्रस्ट है जो द वायर को ओन करता है, और वरदराजन की ओर से दायर एक रिट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें धारा 152 बीएनएस की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये कॉलोनियल सेडेशन लॉ का एक नया वर्जन है। सेक्शन 152 ऐसे एक्ट्स की बात करता है जो इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में डालता है। खंडपीठ ने रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इसे एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें भी प्रावधान की वैधता पर सवाल उठाया गया था। इस मामले में जस्टिस कांत ने कहा कि जब अपराध किसी समाचार माध्यम द्वारा प्रकाशित लेखों से संबंधित हो तो हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, मूल रूप से ये ऐसे मामले हैं जहां आपको हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने का एक प्रयास है। उन्होंने धारा 152 को भी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज की आखिरी खबर में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर आशाराम बापू की अस्थायी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भी साल 2013 के दुष्कर्म मामले में उन्हें दी गई जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो मेडिकल बोर्ड गठित करें जिसमें कम से कम 2 हृदय रोग विशेषज्ञ और एक न्यूरोलॉजिस्ट शामिल हों। ये बोर्ड आदेश की वेब कॉपी मिलने के 3 दिन के भीतर गठित किया जाएगा। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से अस्पताल में भर्ती या निरंतर मेडिकल देखरेख की आवश्यकता पर राय देने को भी कहा और जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि आशाराम बापू को साल 2018 में 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया। इसके बाद वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और फिलहाल मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। थैंक यू।